आज खा तो कल खुदा। कैसे बनेगा ये पैसे से पैसा? पहले अमीर बनने के लिए एक तो इनकम होनी चाहिए, उन शेयर्स की वैल्यू उनको अमीर बना। सेविंग्स की हैबिट बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल का जलना भी जरूरी है। आपके वो चंद लाख रुपए आज चंद करोड़ बन चुके हैं। इफ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, यू हैव टू वर्क फॉर योर मनी। रियल एस्टेट से, इक्विटी से और इक्विटी के डायरेक्ट प्रोडक्ट्स यानी कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड से दूर मत भागिए। आओ मुझे खरीदो, आओ मुझे खरीदो, ऐसा लगता है उसमें से आवाज आ रही है और आप उसको उठा के बास्केट में डाल लेते हैं और घर में आके वो 6 महीने पड़ी रहती है। आप उसको यूज नहीं करते हैं, एक्सपायर होके उसको फेंक देते हैं। छोड़ो, नहीं होगा, नहीं, हमसे ना हो पाएगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं प्रियंका संभव। आपके लिए एक खास पॉडकास्ट लेकर आती हूं जिसमें हम पैसों की बात करते हैं। और इस हफ्ते जब मैं सोच रही थी कि क्या बात की जाए तो मेरी नज़र पड़ी एक रिसर्च ग्रुप है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, उसके एक नंबर पर। ये नंबर हमें बता रहा है कि भारत में केवल 1% अमीर जो हैं वो होल्ड करते हैं देश का 40% वेल्थ। अब मैंने सोचा चलिए 1% के पास इतना है तो 10% के पास कितना है वो देखते हैं। जो 10% अमीर है उनके पास है 57% वेल्थ। अब इसमें मेरा सवाल ये है कि किसके पास है, किसके पास नहीं है, और ये मुझे नहीं जानना। मुझे ये जानना है कि जो 99% है जिनके पास नहीं है, उनके पास क्यों नहीं है, वो क्या कर रहे हैं कि उनके पास ये वेल्थ नहीं पहुंच पा रहा है। तो चलिए आज इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शरद कोहली सर, थैंक यू सो मच शरद सर। सो शरद सर को हमने देखा इकोनॉमी पर बात करते हुए, पर्सनल फाइनेंस पर बात करते हुए, टैक्स पर बात करते हुए, और आज मेरे साथ बात करने वाले हैं प्योरली कि आप वेल्दी कैसे बने। तो बने रहिएगा, क्या गलती आपसे हो रही है हम जानने वाले हैं। शरद सर, वेल्दी बनना और उससे वहाँ तक पहुँचना, ये रास्ता कितना लंबा है और कई लोग शायद इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं और ये इस रास्ते पर आपके क्या व्यूज़ हैं? थैंक यू प्रियंका, और मनी 9 के सभी फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मेरा हेलो, बहुत बड़ा हेलो, क्योंकि हम आज पैसे की बात करने वाले हैं। बिल्कुल आपने कहा बहुत लोग नहीं पहुंच पाते, मैं तो कहूँगा ज़्यादातर लोग नहीं पहुंच पाते। आपने जो अभी आंकड़े दिए हैं 1% लोग 40% और 10%, और आपने इस आंकड़ों में एक खेल नहीं देखा कि जब हम 1% से 10% की तरफ गए तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ वेल्थ में 10% का इजाफा हुआ। इसका मतलब जैसे जैसे हम मासेस के पास पहुंचते हैं तो वेल्थ क्रिएशन कम होती जाती है। और भारत जैसे देश में जहाँ हम 140 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे ऐसे आंकड़े, एक आंकड़ा तो ये कहता है प्रियंका कि भारत में कुल 10% लोग ऐसे हैं जो 25,000 रुपये महीने से ज़्यादा कमाते हैं। आप सोचिए कि इसका मतलब 90% लोग, यानी कि 126 करोड़ लोग, अगर मैं 140 करोड़ की आबादी लूँ, वो 25,000 या उससे कम प्रति माह, पर मंथ कमाते हैं। तो ये बताता है कि वेल्थ क्रिएशन कितना ज़रूरी है। बल्कि वेल्थ क्रिएशन तो बाद में होती है, उससे पहले तो इनकम होगी ना। देखो वेल्थ क्या बनती है, वेल्थ तो ये है कि आपको, आपके घर का कोई बहुत अमीर मान लीजिए दुनिया से चला गया, भगवान सबको लंबी आयु दे, और आपके पास बहुत सारी वेल्थ छोड़ गया तो आप रातों रात अमीर बन गए। पर ऐसा तो बहुत रेयर होता है। ज़्यादातर तो यही होता है, आप कमाते हैं, कमाते कमाते बचाते हैं, और बचाते बचाते आप अमीर हो जाते हैं। तो पहले तो मैं एक बात बहुत ज़रूरी यहाँ पर बोलना चाहूँगा, वो ये है कि एक कहावत है, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसा है थोड़ा, आप कहेंगे सीधा शो ही ज़्यादा पैसे से शुरू किया, बात तो थी ज़्यादा पैसा बनवाने की। थोड़ा आपके पास पैसा है तो उस थोड़े पैसे से आप ज़्यादा बना सकते हैं। तो पहले अमीर बनने के लिए एक तो इनकम होनी चाहिए, और इनकम के साथ साथ थोड़ा पैसा भी होना चाहिए। अगर आपकी इनकम आ रही है पूरी की पूरी और सारी की सारी खर्च हुए जा रही है, तो फिर तो आप अमीर बनने का खाली सपना ही देख सकते हैं। तो फिर पैसे आप सच से बनता है पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे बनेगा ये पैसे से पैसा, वेल्दी कैसे बने? शरद कोहली क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने प्रियंका कुछ मंत्र निकाले हैं। मंत्र, ये कोई संस्कृत में मंत्र नहीं है, ये कोई जैसे आप शास्त्रों में मंत्र पढ़ते हैं वैसे मंत्र नहीं है। ये मंत्र हैं बड़े सीधे सीधे और बड़े आसान, और मैं इसको कोई किसी टफ भाषा में भी नहीं बनाए हैं, बहुत आसान भाषा में बनाए हैं। और 12 मंत्र मैंने बनाए कुल मिला के, जिससे आप वाकई में अमीर बन सकते हैं। और मैं पहले एक बात आपको और बता दूं मंत्र शुरू करने से पहले, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, बड़े बड़े हैं, जेफ बीजोस है, आजकल तो एलॉन मस्क साहब की बड़ी चर्चा है, बर्नार्ड आर्नल्ड हैं, एलवी लुई वीटॉन के मालिक हैं, जितने भी हम 10-12 टॉप ले लें, उसमें भारत के भी 1-2 लोग आते हैं, तो आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे। अगर आप इनकी अमीरी के गहराई में जाएं, मतलब अगर मैं कहूँ किसी के पास $100 बिलियन है, यानी कि 8,86,000 करोड़ रुपया है, अगर उसके इंडिविजुअल के पास,
तो आप उसको अगर डाइसेक्ट करेंगे ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है। यहीं से मैं बात को शुरू करना चाहता हूँ। वो ये निकल के आती है कि अब आप अमीरी किससे होती है? आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी ज्वेलरी है, पेंटिंग्स हैं, क्या चीज़ है आपके पास? अमीर किस चीज़ से? बहुत सारा बैंक बैलेंस है। आप ध्यान देंगे कि ये जो 10 अमीरों की आप लिस्ट लेंगे या भारत के 10 अमीरों की ले लें, तो उसमें उनके पास जो शेयर्स हैं उनकी कंपनीज के, उन शेयर्स की वैल्यू उनको अमीर बनाती है। ये बात और है कि अंबानी साहब के पास 4 फ्लोर की कार पार्किंग है, तो उनके पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी उनके नाम होंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब अमीरों के पास हैं, पर वो बात पहले जो वो अमीर बने वो स्टॉक वैल्यूएशन से बने हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, और ये बात शायद सब लोग पता भी होती है, तो कुछ लोग बता नहीं पाते हैं इसको, कि जिस कंपनी को वो चलाते हैं उस कंपनी की शेयर होल्डिंग की वैल्यू इतनी बन चुकी है कि उनका जो हिस्सा है वो उनको उतना अमीर बनाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब जब शेयर मार्केट गिरता है तो इन अमीरों की अमीरी पहले कम हो जाती है, और सीधा थोड़ी बहुत नहीं होती। आप देखेंगे किसी दिन $12 बिलियन उड़ गए, $25 बिलियन। अभी मस्त साहब का हमने सुना था, उनके $100 बिलियन सीधा उड़ गए, $70 बिलियन उड़ गए। तो आप किसी दूसरे का तो हार्ट ही फेल हो जाए, तो वो लोग थोड़े इम्यून हो जाते हैं, उनको पता बढ़ता भी इसी रफ्तार से। तो पहले तो ये ध्यान दे रहे, और ये मेरे जो मैंने 12 मंत्र निकाले हैं उसमें ये चीज़ आएगी बीच में। तो पहले मैं ये खुलासा करना चाहता था, बाकी प्रॉपर्टीज़, कार्स, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, वो सब चीज़ें तो हैं ही हैं। आपको ये सब चीज़ मिल के अमीर बनाती है, इसमें सच है। अब आपकी इजाज़त हो तो 12 मंत्र हम एक एक करके शुरू करें। चलिए। तो लेकिन मैं इससे पहले 12 मंत्र के पहले आपने स्टॉक्स की बात की, ठीक है? तो स्टॉक मार्केट में तो अब हम देख रहे हैं कि इंडियंस भी बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डीमैट अकाउंट जो है 18.5 करोड़ पर पहुंच गया है। इकोनॉमिक सर्वे जब आया तब उसमें कहा गया कि लोग कैपिटल मार्केट में पहुंच रहे हैं, क्योंकि अपनी कंपनी बनाकर एलोन या फिर अंबानी जी की तरह तो हम उसमें अपना स्टॉक नहीं करके हम तो स्टॉक मार्केट में ही जाएंगे। तो पार्टिसिपेशन तो है लोगों का कैपिटल मार्केट में जोरदार, तो अमीर बनने के चांसेस तो ज्यादा हैं शरद तो साहब। ऐसे में फिर मैं आप अगर ये बात आप सामने रख रही हैं तो मैं वॉरेन बुफे साहब का नाम लूंगा। उनके पास तो अपनी कंपनी तो उनकी ठीक है, जो हैथवे नाम की कंपनी है उनकी, पर ज़्यादातर तो वो दूसरी कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं। एप्पल के ही वो 5-6% शेयर्स होल्ड करते हैं। तो आप दूसरों की कंपनी में शेयर्स होके भी खुद अमीर बन सकते हैं। तो बन सकते हैं ना लोग, क्योंकि कैपिटल मार्केट में इतना पार्टिसिपेशन बिल्कुल बन सकते हैं। पर हम ये बात ऐसे समय में कर रहे हैं प्रियंका, और बहुत सही समय आपने कोई सीधा, अब जैसे ही आप ये पॉडकास्ट लाइव होगी तो सीधा सवाल ये आएगा कि भाई मार्केट तो इतनी गिर गई, हमारे तो उल्टा इतना नुकसान हो गया, ये साहब कह रहे हैं शेयर मार्केट में अमीर बन जाओ, ये कौन सा अमीरी का फॉर्मूला है? तो उस पर मैं आऊँगा, उस पर मैं आता हूँ कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए फिर भी आपका अमीरी गारंटेड रहनी चाहिए। मंत्र इसको कवर करे तभी मंत्र काम का है। अगर वो मंत्र किस काम का कि वो कहे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, मार्केट गिर गई तो हम तो सड़क पे आ गए। तो चलिए मंत्रों पर चले क्या? तो मंत्र, बिल्कुल पहले मंत्रों पर चलते हैं, क्योंकि मंत्रों से ही सारी बात निकल के आएगी। तो मेरे सवाल का जवाब अगले मंत्र में अभी जो बोलने वाले हैं शरद सर जी उसमें हमें पता चलेगा। तो सबसे पहला जो मंत्र मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को हमारे देश में, हम अपने देश की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है। कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब बैंकिंग के टर्म्स हैं, सिंपल शेयर मार्केट के टर्म्स हैं, वेल्थ के टर्म्स होते हैं, टैक्सेशन के टर्म्स होते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी हम लोग जो कॉमर्स वगैरह के स्टूडेंट होते हैं उनको तो ये कोर्स में ही पढ़ा दी जाती है, पर सारे तो कॉमर्स के नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी, तो मुझे लगता है पहला कदम अमीरी की तरफ है कि आपको बचपन में ही, बचपन से मेरा मतलब ये नहीं कि आप 2-3 साल के हों, जब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाए, आप 10-11 साल के हो जाएं, तो फाइनेंशियल लिटरेसी को जितना जल्दी आप अपने अंदर समा लेंगे उतना जल्दी आप पहला कदम ले लेंगे। यानी स्कूल से शुरुआत होनी चाहिए। बिल्कुल स्कूल से शुरुआत होनी चाहिए। हमारे तो कोई ऐसे सब्जेक्ट ही नहीं है। जैसा मैंने कहा कि कॉमर्स के जो लोग सब्जेक्ट लेते हैं उनको फाइनेंशियल लिटरेसी कुछ हद तक बताई जाती है, उनको बैंकिंग के बारे में बताया जाता है, अकाउंट्स के बारे में बताया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है वगैरह वगैरह। पर जो कॉमर्स के नहीं है, और मैं समझता हूँ इसका कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हो सकता है लेना देना कि अगर नॉन कॉमर्स वाले अमीर ना बनना चाहते हैं, ऐसा तो है नहीं, ह्यूमैनिटीज़ वाले हों, साइंस वाले हों। फाइनेंशियल लिटरेसी में मुझे लगता है हमारे स्कूल्स का रोल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। स्कूल्स का रोल बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है। हालांकि एजुकेशन मिनिस्ट्री या स्कूल्स इस बात पे एतराज़ कर सकते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि क्लास 8 से
आपको फाइनेंशियल लिटरेसी दी जानी चाहिए, क्योंकि इसलिए दी जानी चाहिए, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप ये बताइए, आपको पॉकेट मनी आप कितने बड़े थे जब मिलनी शुरू हुई थी आपको पॉकेट मनी? तो आजकल तो पेरेंट्स, मुझे याद है 6-7-8 साल का बच्चा होता है उसको पॉकेट मनी, मुझे तो 13 के बाद ही मिलनी पर शुरू हुई आजकल थी। जल्दी मिलती है अब, क्योंकि आजकल बच्चों के स्कूल जाते हैं, खर्चे पार्टी देनी, ये करनी है, तो पॉकेट मनी उनको चाहिए। तो पॉकेट मनी जब आपको मिलनी शुरू होती है, चलिए मैं कहता हूँ 8 साल भी छोड़िए, आप मैं 8th क्लास छोड़िए, जैसे ही आपको पॉकेट मनी मिलनी शुरू होती है वैसे ही आपको फाइनेंशियल लिटरेसी साथ में कुछ ना कुछ उसको हासिल करने की कोशिश करनी शुरू करनी चाहिए, और ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनेगी। स्कूल तो अगर स्कूल में सब्जेक्ट्स तो आपके कहने से तो डालेगा नहीं स्कूल। बिल्कुल। तो अगर स्कूल नहीं तो घर से ही आप फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो बच्चों को पॉकेट मनी के साथ ही बेबी स्टेप लेकर सिखाना चाहिए। दूसरा मंत्र आता है प्रियंका, जिसको हम कहते हैं मनी मैनेजमेंट, कि आपके पास अगर पैसा है पॉकेट मनी में, मान लीजिए आपको 5,000 रुपये मिले, 10,000 रुपये मिले, इनको कैसे मैनेज करना है, कितना मैंने खर्च करना है, कितना मैंने बचाना है, कितना पार्टी के लिए यूज़ करना है, कितना शॉपिंग के लिए यूज़ करना है, और बचा के कहाँ पर इसको रखना है। मैंने अपनी मैं बिल्कुल बचपन से शुरू हो रहा हूँ, इसको गुल्लक में डालना है या इसको कहीं मम्मी के पास रखना है, मम्मी से कब मांगना है, अब कितने इकट्ठे हो गए मैंने हिसाब रखना है, इसको हम बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। लेकिन तो 5,000 10,000 पॉकेट मनी तो टू मच है शरद सर, आई एम नॉट विथ यू ऑन दिस। नहीं, 5,000 10,000 पॉकेट मनी मैं एक मिडिल क्लास और उसके परिवार के ले रहा हूँ। चलिए मैं उसका स्केल कम कर देता हूँ, मैं उसका स्केल 1,000-2,000 पे लिया। पैसा कितना भी हो, मेरे लिए एक गरीब आदमी के लिए 100 रुपये की उतनी कीमत है जो कि एक अमीर आदमी के लिए शायद 10,000 की कीमत हो। तो ये तो एक रिलेटिव टर्म है। चलिए हम उसका स्केल घटा देते हैं, 1,000 2,000 500 जो भी आपको मिल रहा है। मनी मैनेजमेंट तो आप 100 रुपये से भी सीख सकते हैं ना, कि 20 यहाँ खर्च करने हैं, 30 यहाँ। एक गेम होता था कि आपको 100 रुपये दिए जाते हैं, इसमें आपको पूरा दिन बिताना है, तो उसको मनी मैनेजमेंट कहते हैं। तो दूसरा मंत्र आ गया मनी मैनेजमेंट का। तो पहला आपने फाइनेंशियल लिटरेसी ली, उसके बाद आपने मनी मैनेजमेंट सीखा, और तीसरा बहुत ज़रूरी मंत्र वो है सेविंग्स। कि आपको, और आजकल की जो जनरेशन है ना प्रियंका, वो पैसा बचाने में कम विश्वास रखती है। आप आज खा तो कल खुदा, अब सारा जो आया उसको खर्च कर दो बस, और उल्टा लोन ले लो। तो मुझे लगता है सेविंग्स की हैबिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए एक बहुत पुराना ओल्ड स्कूल का रूल होता था 50-30-20। कुछ लोगों ने उसको ओल्ड स्कूल कह के रिजेक्ट कर दिया, पर हैरानी की बात यह वो आज भी होल्ड करता है। यानी कि 50% आप अपनी ज़रूरतों में खर्च करें, 30% आप अपने लीजर लग्जरी जो अवॉइडेबल या डिस्क्रिशनरी आइटम्स है उसमें यूज़ करें, और 20% आप ज़रूर बचाएं। और ये 20% बचाने का मैंने जो फॉर्मूला निकाला है प्रियंका, वो ये निकाला है कि अगर आप 20,000 रुपये महीना कमाते हैं तो आप अपनी सेविंग्स को अपने खर्चे मानिए। जैसे आप खर्चे के लिए अलग पैसे निकाल देते हैं, भाई ये तो किराया देना है, ये बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, ये मैंने दवाइयों के लिए खर्च करना है, इस महीने तो जाएगा ही जाएगा, उसको आप खर्च की तरह। तो मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 आती है, उसमें से 4,000 रुपये आप निकाल के जैसे ही सैलरी आए एक तरफ रख दीजिए। अब कोई कहेगा भैया फिर सैलरी तो 16 रह जाएगी, रह जाए, कोई बात नहीं। आप मानिए कि आपकी सैलरी केवल और केवल 16,000 है, तभी सेविंग। ज़्यादातर लोग सेविंग में गलती क्या करते हैं कि जो बच जाएगा वो सेविंग है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, जो मुझे लगता है कि जो लोग अपनी हैबिट्स में लाएं तो उससे ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ेगा। तो सेविंग्स को आप तीसरा मंत्र मान के चलिए। तो आपको देखना है कि जो पैसा आ रहा है, मैं फिर दोहराना चाहूँगा, जो भी पैसा आ रहा है उसमें से 20% निकाल के एक तरफ इमीडिएटली रख दीजिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस, अपने खाने पीने का, ग्रोसरी का खर्चा बाद में, जैसे ही पैसा आए। और उसको कहाँ रखिए, उसके लिए आप एक अलग बैंक अकाउंट खुलवाइए, उसमें मत रखिए। उसमें छोड़ेंगे आप तो वो आपके खर्च होंगे ही होंगे। एक अलग उसको फ़ौरन आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। और आप प्रियंका, मैं कह सकता हूँ दुआ देंगे हमको कुछ सालों बाद कि आपने कहने से हमने ये किया, अगर वाकई आप ये कर तो बचा खुचा जो है वो आपकी सेविंग नहीं है। पहले आप सेविंग कीजिए, फिर बचे खुचे पर आपको जीना है। बिल्कुल, और लेकिन जीना सीखिए। मानिए कि आपकी सैलरी एक्चुअली 80% है। अब बहुत सारे लोग प्रियंका कमेंट्स डाल देंगे, भैया यहाँ तो पहले ही सैलरी कम है, ठीक है, ये और हमारी सैलरी 80% करा रहे हैं 100% की जगह। तो होती रहे, आपको अगर अमीर बनना है तो कुछ सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। तो ये हो गया अगला मंत्र। अब इससे अगला मंत्र हम चलते हैं, वो है कि आपको अपनी इनकम के पैसिव सोर्सेस बनाने चाहिए। पैसिव सोर्सेज बनाने से मेरा मतलब है कि कहीं आप छोटी मोटी आपने कोई मकान ले लिया, कुछ ले लिया, उसमें से किराया आने लग गया, या कोई आपने मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, उसमें से आपको मंथली इनकम आने लग गई। अब पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम का मतलब होता है कि जहां आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे, वो इनकम अपने आप आ जाती है आपके पास। तो वो पैसिव सोर्स बना, उससे क्या होगा कि आपको ये जो 20% सेविंग है ना, ये आसान हो जाएगी, आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम आने लग जाएगी। तो ये मैं नहीं कहता कि पहले दिन से आप करियर के शुरुआत से ही पैसिव इनकम बना लीजिए, पर अगर आप अपने करियर में कुछ दूर तक चल चुके हैं,
आप मिडिल ऑफ द करियर हैं, एडवांस्ड हैं, तो फिर तो और आसान हो जाएगा। तो पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम, चाहे वो मंथली इनकम हो, चाहे वो किराए से इनकम हो, चाहे वो किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से इनकम हो, एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाने पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो पहले तो आपने कहा दो बातें जो जिसमें दो एंगल हैं। एक है बैंक अकाउंट दो चाहिए आपको, सेविंग का पैसा वहां डालिए, कमाई भी आपको दो चाहिए। जी ठीक है, हम 4 मंत्र कंप्लीट कर हाँ, चुके मतलब पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। उसको भी आप यूज मत करिए, कोशिश करिए उसी बैंक अकाउंट में आप डालिए। अगला चलते हैं, अगला मंत्र बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नेटवर्क करिए ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने जीवन में पैसा बनाया है। अब मैंने जो देखा है, देखिए मैं एक कड़वा सच बोलने जा रहा हूँ, मैं किसी को अगर बुरा लगे तो मैं पहले से क्षमा भी मांग लेता हूँ। ज़्यादातर मैंने देखा है जब आप अपने से अमीर लोगों से, सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं, तो इंग्लिश में एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं हार्ट बर्न, कि वो अंदर से नेचुरल है। मतलब मैं समझता हूँ इंसान के अंदर ईर्ष्या और एनवी अच्छी फीलिंग तो नहीं है, पर वो नेचुरल होती है, वो आएगी। कुछ लोगों में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, पर होती सब में। किसी में दबी रहती है, कोई मुंह से ही बोल देते हैं हमें तो जलन हो रही है भैया, ये वो कुछ लोग मजाक में बोल देते हैं। तो आप अगर ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क करेंगे जो सेल्फ मेड हैं और अमीर हैं, तो ऐसे लोगों का नेटवर्क वो कभी ना कभी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी बात आपको बताएंगे जो आपके काम की निकल आएगी, कि वो खुद कैसे अमीर बने, वो उन्होंने ऐसा क्या किया जो वो अमीर बने, उन्होंने ऐसा क्या फॉर्मूला लगाया। उनके साथ दोस्ती करिए, उनसे जलिए मत। अब ये बहुत मुश्किल काम है, ये मुश्किल, मुझे पता है मुश्किल काम है, क्योंकि अंदर से यार हमारे पास तो 50 लाख है, इसने तो 5 करोड़ कमा के बैठा हुआ है, मेरे को तो इससे जलन होती है, इसने मेरे से ज़्यादा अमीर है। मत चलिए। और अगर आप उनसे वाकई में नेटवर्क करेंगे दोस्त बना के, तो मैं गारंटी करता हूँ वो आपको अपने अमीर बनाने का फॉर्मूला ज़रूर ही शेयर करेंगे। तो दिल का जलना भी ज़रूरी है। दिल का जलना आपको उनके नज़दीक नहीं आने देगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था, अगर आप जलेंगे तो आप उनके नज़दीक जलिए मत, सीखिए उनसे काम की बात ले लीजिए। तो ये हो गया अगला मंत्र। अब इससे अगले मंत्र पे चलते हैं। मैंने देखा है प्रियंका, आपने अभी 18.5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स की बात करी, तो हमारी जनसंख्या तो 140 करोड़ है, और आजकल तो ज़्यादातर लोग सेविंग्स करते हैं। जो लोग वीकर तबके से आते हैं वो लोग भी सेविंग्स करते हैं, कुछ ना कुछ तो वो भी बचाते हैं, और आदमी अपने रेनी सीजन के लिए बचाता है। तो मुझे लगता है कि इक्विटी और रियल एस्टेट से इससे भागिए मत। मैंने जिन लोगों के डीमैट अकाउंट नहीं है प्रियंका, उनसे बात करी, शेयर मार्केट में आप करोगे, इन्वेस्ट करोगे, आप इक्विटी में करना चाहते हो, नहीं यार ये हमारे समझ से बाहर है, पहला जवाब। दूसरा जवाब आता है, अरे वो तो बहुत रिस्की है, दूसरा जवाब। तीसरा जवाब, अरे वो तो सट्टेबाजी है। इस तरीके के आपको रिप्लाई मिलते हैं। और रियल एस्टेट की बात जब मैं करता हूँ, वो कहते हैं अरे वो तो बहुत महंगा है भैया, पैसे फंस जाते हैं, कल को बेच नहीं पाएंगे। पर मैंने देखा कि जो लोग अमीर बने, उन्होंने इन 2 एसेट्स में ज़रूर इन्वेस्ट किया। ये बहुत ज़रूरी मंत्र है कि इक्विटी से और रियल एस्टेट से भागिए मत, उसको अपने पोर्टफोलियो में लाने की कोशिश करिए। खुद नहीं कर पा रहे हैं, किसी एक्सपर्ट के थ्रू करिए, किसी की हेल्प ले लीजिए। छोटे लेवल पे कर दीजिए, एक छोटी सी दुकान, एक छोटा सा मकान। आपने सुना होगा किससे, हमारे दादाजी ने ये मकान 10,000 रुपये का लिया था, आज हमने उसको 5 करोड़ रुपए में बेचा। हमने ये मकान आज से 20 साल पहले 2 लाख रुपए में लिया था, आज तो भैया इस एरिया में रेट 2 करोड़ से कम, 3 करोड़ से कम कुछ मिलता ही नहीं है। तो आप सोचिए ना, आपके वो चंद लाख रुपए आज चंद करोड़ बन चुके हैं, और अगर आप उसको बेचते हैं तो आपके हाथ में उतने पैसा आ जाएगा। तो आप देखिए, आप ऑल ऑफ ए सडन आप करोड़पति बन गए, क्योंकि आपने किसी ज़माने में। तो रियल एस्टेट और इक्विटी से मुझे लगता है कि भागना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी मंत्र है शरद सर। इक्विटी और रियल एस्टेट, आपने 2 ऐसे एसेट के बारे में बात की, दोनों पोल्स अपार्ट हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर हमको आगे बढ़ना है, अपने पैसों को आगे बढ़ाना, तो यहाँ हमारा पैसा जाना चाहिए। लेकिन फिर रिपोर्ट्स आती है, इक्विटी में हम सुनते हैं कि 93% ऑफ पीपल बर्nt देयर हैंड्स FNO करके, ठीक है। रियल एस्टेट में हम सुनते हैं, जब कोविड जैसा माहौल आया तो हमने देखा, फिर हमने देखा कोविड के बाद हमने उसमें बढ़त भी देखी, लेकिन फिर वो वॉलेटिलिटी है, वो भी बना रहता है, एक डर भी रहता है। उनको आप क्या कहना इसमें चाहें? प्रियंका, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने देखा है, और जिस बात को मैं अक्सर कहता हूँ, आपसे भी मुझे याद है, मैंने पहले किसी इंटरेक्शन में ये बात करी है, लोग निवेशक बनकर आते हैं इक्विटी में, और बड़े बड़े रिजॉल्व करके आते हैं। कुछ लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, मैं आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा और 5 साल 10 साल के लिए करूंगा, और 100 रुपये का शेयर लेते हैं, वो 125 150 का हो जाता है। बड़ा लुभावना। आजकल ये जो ऐप आ गए हैं ना, ये दिन में 4 बार ऐप देखते हैं, और ऐप देखने के बाद उसको लगता है 125 150 का हो गया, बाहर बेच के बाहर निकल जाते हैं। आप तो आए थे 100 से 1000 बनाने के लिए, और आप 25 रुपये 50 रुपये लेके तसल्ली करके चले गए, कमाई करके। और चले नहीं गए, आप एक आदत डाल गए अपने अंदर। कि क्या आदत डाल गए कि आप ट्रेडर बन गए।
आपने खरीदना बेचना शुरू कर दिया, और जो आंकड़ा आपने दिया, सेबी ने जो आंकड़ा दिया है 85 से 90% का है, जो डेरिवेटिव्स के ट्रेडर्स हैं, जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करते हैं, वो लूज़ करते हैं 85 से 90%। इसका मतलब 10 में से 9 लोग, जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करते हैं, या मैं कहूँ जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग वाले ज़्यादातर तो निवेशक बनिए, ट्रेडर नहीं। तो स्टॉक मार्केट से उसी ने कमाया। मेरे मित्र थे, अब दुनिया में नहीं है, झुनझुनवाला साहब बहुत ही अजीज़ मेरे मित्र थे, और मुझे याद है उनके साथ बैठ के मैंने पाव भाजी समोसे बॉम्बे में बैठ के कई दफ़े खाए, और उनका भी यही मंत्र था कि, और उनके अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो उन्होंने लंबे वक्त के, वॉरेन बुफे साहब हैं जो मास्टर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं इस टाइम, उन्होंने जो भी शेयर्स लिए लेके लंबे, उनकी 90 से ऊपर उम्र हो चुकी है, कितने शेयर्स तो उन्होंने 20-20, 25-25 साल से रखे पर हुए ये हैं। पेशेंस कैसे आएगा? मेरे मंत्रों में आखिरी मंत्र जो है, और आखिरी के 2 मंत्रों में एक यही है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस आपको चाहिए। क्योंकि देखिए, अमीर बनना, प्रियंका, एक 2 बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि आप रातों रात तो नहीं बन सकते, तो पक्का है, पर एक पुराना मंत्र होता था कि आप 1 लाख रखिए, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, के देखिए कैसे कंपाउंडिंग काम करती है। आपका 1 लाख जमा किया हुआ 20 साल में उस पर ब्याज मिलता मिलता वो 50 लाख हो गया। पर मुझे लगता है प्रियंका कि आजकल के जो यूथ है ना, उनमें बहुत सब्र नहीं है, वो 25 साल इंतज़ार करने वाले नहीं हैं। वो तो 20-25 दिन की बात करते हैं, पर 20-25 दिन तो खैर ज़्यादा हो जाएगा। मुझे लगता है कि 2, 4, 5, 10 साल के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। अगर हमें, मेरे जो मंत्र हैं, अगर आपने अमीर बनना है, मैं 5-10 साल का होराइजन रखता हूँ। मैं वो जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है कि आप 40 साल में, और फिर क्यों मैं इसके खिलाफ हूँ, खिलाफ तो नहीं हूँ, मतलब क्यों मुझे लगता है कारगर नहीं है, क्योंकि जब बूढ़े हो गए तो फिर अमीर बने भी तो आधी चीज़ें तो आप कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे, आपका शरीर ही नहीं साथ देगा। कोई बीमारी लग गई, कुछ लग गया, घूमने का मन ही नहीं करता, नया मकान लेने का मन कर, ठीक है अब जहाँ बैठे हैं ठीक है, नई गाड़ी लेने का मन नहीं करता, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि कोई भी यंगस्टर जब अपना करियर स्टार्ट करता है तो उसको 5 से 10 साल में अमीर बनने का टारगेट रखना चाहिए। और वो इक्विटी में हो सकता है, इक्विटी और रियल एस्टेट, ये 2 में मैं, पर इसमें दोनों में चॉइस जो है वो बहुत ही जुडिशियस होनी चाहिए। अंधाधुन इन्वेस्ट नहीं तो करना। कैसे करें अब ये choice? तो देखिए, आप उसमें जाएंगे तो एक फिर हम स्टॉक मार्केट के डिस्कशन में चले जाएंगे। मुझे लगता है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स खरीदने चाहिए, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स खरीदने चाहिए, और स्टॉक्स पे पूरी रिसर्च होनी चाहिए। इंग्लिश में कहावत है प्रियंका, इफ़ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, यू हैव टू वर्क फॉर योर मनी। अगर आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो कुछ आप थोड़ा पैसे के लिए शुरू में काम तो कर दीजिए, थोड़ी भाग दौड़ करिए, रिसर्च करिए, इंटरनेट पे जाइए, किसी एक्सपर्ट से पूछिए, मनी 9 देखिए। और मुझे लगता है आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है डिजिटल वर्ल्ड में कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और अगर आप उस सबको देख के कंफ्यूज हो रहे हैं तो सब इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में एसिमुलेट कर लीजिए और किसी एक्सपर्ट के पास जाके आप डिसीजन ले सकते हैं। सारे सवाल पूछिए, जवाब लीजिए और होमवर्क करना जरूरी है। सोच कर इन्वेस्ट करिए। जल्दबाजी में, मैंने देखा ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट्स में प्रियंका हियर एंड से में इन्वेस्ट करते हैं कि इससे सुन लिया, उसने ये बता दिया, अरे चलते चलते यार कोई शेयर ही बता जाओ। मुझे लगता है ये तरीका नहीं है इन्वेस्ट, चलते चलते कोई शेयर बता जाओ, हमें कोई एक्सपर्ट निकल रहा है उससे 1 मिनट रोक के पूछ लिया, बताइए यार कोई शेयर बता जाओ। मैंने कहा, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही थॉटफुल प्रोसेस है, बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है, और अमीर बनना है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो ये एक्विटी और रियल एस्टेट, ये 2 एसेट क्लास ऐसे हैं जिससे आपको दूर नहीं भागना चाहिए, अगर आपका शौक नहीं भी है। इक्विटी तो आपने बहुत अच्छे से मुझे इसका एक पर्सपेक्टिव दिया। रियल एस्टेट क्यों कहते हैं आप रियल एस्टेट? देखिए, रियल एस्टेट मैं इसलिए कहता हूँ कि रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर आप लंबे वक्त तक ले रहे हैं और आप 10 साल का होराइजन रख रहे हैं, 10-15 साल का, पर रियल एस्टेट में भी आपको चूज़ बहुत जुडिशियसली करना पड़ेगा, क्योंकि रियल एस्टेट कुछ जगह बहुत अच्छी नहीं भी चलती है, कुछ जगह बहुत जल्दी चलती है, कुछ जगह कम चलती है। तो इसलिए रियल एस्टेट की चॉइस भी जो है वो बहुत थॉटफुल होनी चाहिए। इसमें आप मकान देख सकते हैं, आप कोई शॉप देख सकते हैं, आप कोई ऑफिस देख सकते हैं, और आप कोई प्लॉट ऑफ लैंड भी देख सकते हैं। ये 4 एसेट्स क्लास होते हैं जो रियल एस्टेट में, पर चारों में क्या चूज़ करना है ये डिपेंड करेगा कि किस एरिया में आप चूज़ करना चाहते हैं, आपका रीजन कौन सा है, वहाँ पर ग्रोथ कैसी है। और ये मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को पता होता है कि हमारे इलाके में मकानों की कीमतें कितनी बड़ी हैं, या दुकानों की, कमर्शियल की कीमतें कितनी बड़ी हैं, लैंड की कीमत कितनी बड़ी है, सबको पता होता है। और आप बात करेंगे तो आपको आगे का ट्रेंड भी बता देते हैं। बीच बीच में मैं ये साथ में जोड़ना चाहूँगा, करेक्शंस आती रहती हैं। ऐसा ना कोई सोचे कि मैंने 50 लाख रुपए का लैंड लिया, अभी तक वो 50 लाख का खड़ा है, सडनली आप देखेंगे कि अगले 5 साल में उसमें जंप आ जाएगा। तो इसलिए रियल एस्टेट में जिन लोगों ने अपनी वर्थ बनाई है, खासकर मैं यहाँ मिडिल क्लास और की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने मकान खरीदे थे आज से 15-20 साल, 25 साल पहले, आपने भी लिए होंगे, तो आप देखेंगे जिस प्राइस पे आपने लिए थे और आज जो प्राइस है
उसमें बहुत फ़र्क है। तो आप उसको बेचते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और उस प्रॉफिट को आप अपने पास रखें तो आपकी नेटवर्थ में जुड़ जाता है। पहले वो नोशनल वैल्यू थी, फिर वो कैश कन्वर्ट होकर आपकी नेटवर्थ में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट से पर बहुत सारे लोग भागते हैं, नहीं नहीं यार हम कहाँ ले से एक मकान बस ज़िंदगी। मुझे लगता है वो ज़माना प्रियंका चला गया जब पूरी उम्र का एक सपना है कि एक मकान होना चाहिए, बस एक मकान। पुराने जो लोग थे, एक मकान बना लिया बस हमने तो ज़िंदगी में पा लिया। अब ज़माना बदल चुका है, अब तो दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं प्रॉपर्टी की लोग बात करते हैं। क्यों करते हैं? ये नहीं कि वो 5 मकानों में रहते हैं, कोई भी नहीं 5 मकानों में रह सकता, इसलिए करते हैं कि बाकी की वो इन्वेस्टमेंट मानते हैं और या किराए पे चढ़ा देंगे। पैसिव इनकम की जिसकी हमने बात करी वो भी सामने आ जाती है। तो इसलिए इक्विटी, फिर मैं दोहराऊंगा, इक्विटी और रियल एस्टेट से बिल्कुल मत भागिए, इसको आप मंत्र की तरह लीजिए। रियल एस्टेट पर आपने जो कहा कि 5 मकान 4 मकान है और उससे आप पैसिव इनकम ले रहे हैं, पर देन एक ऑल्सो थॉट प्रोसेस ये भी है कि रियल एस्टेट इतना बड़ा एसेट है, उसको लिक्विडेट करने में बहुत मुश्किल होती है, तो वो आपका एक्चुअली एसेट नहीं है, वो आपके लिए लाइबिलिटी बन सकता है। रेंटल यील्ड जो है मार्केट में एज कम्पेयर टू आप जब प्राइमरी मार्केट से खरीदते हो, सेकेंडरी मार्केट में जब आपकी प्रॉपर्टी रेंट पर रहती है या जब आप वैसा रिटर्न नहीं मिलता है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ये बात आपने ठीक कही कि यील्ड उसका रेंटल यील्ड 4%, 5%, 3%, 2% ऐसे यील्ड रहता है, पर उसमें लोग ये यील्ड तो आपको बोनस मानना चाहिए। मेन तो आप उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन पे ध्यान देना चाहिए। और आपने जो पहली बात करी कि वो इतना लिक्विड नहीं होता, ये सही है कि रियल एस्टेट उतना लिक्विड नहीं होता। पर ज़्यादा लिक्विड कहाँ नहीं होता? जब आप कुछ भी जाके खरीद लेते हैं। अगर आप जो प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं थोड़ी सी महंगी लें, पर उसकी लोकेशन और उसकी पोजिशनिंग, आपने वो सुना होगा PLC, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, कंपनीज भी, बिल्डर्स भी चार्ज करते हैं। क्यों चार्ज करते हैं? उनको पता है कि ये यहाँ से सिर्फ स्विमिंग पूल या ग्रीनरी या वो नहीं दिखता है, ये कल को जब आप बेचने जाएंगे तो ये आपको आसानी से बिक जाएगा। तो आई थिंक लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी और रीजन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, रियल एस्टेट लेना है, जाके दूर दराज किसी गांव में कोई जाके लैंड खरीद लेंगे, नेचुरली आपको लिक्विडेट करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप ऐसे एरिया में ले जो हैपनिंग है, जो आगे बढ़ने वाला है, तो मुझे लगता है लिक्विडिटी भी उतनी बड़ी समस्या नहीं रहती। हाँ, कंपैरेटिवली बाकी एसेट्स की तुलना में थोड़ा सा जो रियल एस्टेट है वो इलिक्विड होता है। तो इसमें तरीका क्या है कि जब आपको बेचना हो तो उसके लिए थोड़ा सा आप मार्जिन रख के चलिए 6 महीने का। ये नहीं कि आपने म्यूचुअल फंड की तरह आज बेचा तो 2 वर्किंग डेज में क्रेडिट हो गया, स्टॉक्स बेचे अब तो सेम डे भी हो जाते हैं। तो वो एसेट टू एसेट आपको अपनी प्रेफरेंसेस बना के रखनी पड़ेंगी, जिससे कि आप तैयार रहें कि ये मुझे अगर 6 महीने भी लग गए बेचने में तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। ओके, आपने म्यूचुअल फंड का जिक्र किया, मनी 9 पर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, मैं म्यूचुअल फंड का शो करती हूँ। तो आपकी बातचीत में मुझे म्यूचुअल फंड कहीं सुनाई नहीं दिया, सिप कहीं सुनाई नहीं दिया, इक्विटी की आपने बात की, यानी डायरेक्ट स्टॉक की, और रियल एस्टेट की बात की। प्रियंका, मैंने जब इक्विटी की बात करी तो मैंने इक्विटी के डेराइव्ड प्रोडक्ट्स भी उसी में ले लिए। तो आपने, मैंने म्यूचुअल फंड्स और SI, बिल्कुल, जब इक्विटी की मैं बात कर रहा हूं तो मैंने इक्विटी को ब्रॉड बेस्ड बात करा कि, और इक्विटी के मैं उसको डेराइव्ड प्रोडक्ट मानता हूं म्यूचुअल फंड को, क्योंकि म्यूचुअल फंड इक्विटी भी एक तरह से इक्विटी है, क्योंकि वो कुछ लोगों का इकट्ठा करके पैसा वो AMC लगा देती है, यही फर्क होता है। लगाते तो इक्विटी में ही है, उसकी आपको NAV मिलती है देखने को, इंडिविजुअल शेयर की वैल्यू नहीं मिलती है। तो जब मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं तो मैं ब्रॉड बेस्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की भी बात कर रहा हूं, यानी कि मैंने उसमें SIP और म्यूचुअल फंड्स भी मैं साथ में लेके चल रहा हूं। तो आप चलिए, आपकी बात को मैं लेते हुए, आप रियल एस्टेट से, इक्विटी से और इक्विटी के डेराइव्ड प्रोडक्ट्स यानी कि SIP और म्यूचुअल फंड से दूर मत भागिए। ओके, पर बहुत अच्छी बात ये लगी शरद सर कि थॉटफुली करना है निवेश, चाहे आप इक्विटी में जा रहे हो, म्यूचुअल फंड में जा रहे हो, रियल एस्टेट में जा रहे हो। अब इन सब में एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और वो शब्द है डेट ट्रैप, कर्ज के चक्कर में फंस जाना। ठीक है, इनकम अभी हमारे देश में, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, आप मुझसे बेहतर जानेंगे, इनकम जो है थोड़ी स्टैग्नेंट हो गई है, ग्रोथ को लेकर के चिंताएं देश में बनी हुई हैं। ऐसे में क्या हो रहा है, लेकिन हमारी एस्पिरेशन तो बढ़ रही है, क्योंकि हमारे आमने सामने इतनी सारे वीडियोस चल रहे हैं, इतने सारे वो स्टोरी चल रही है, मेरी ऐसी ज़िंदगी है, कि हमारी हम अच्छा रहना चाहते हैं, बेटर लाइफ चाहते हैं। ठीक है, आप कह रहे हो कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लेकिन अब, और वो बेटर लाइफ देने के लिए मेरे पास इतने सारे लोन के ऑप्शन हैं, और इसीलिए इंडियन मिडिल क्लास एक डेट ट्रैप में भी फंस रहा है। जी। इनफैक्ट मेरे जो 12 मंत्र हैं उसमें से 2 मंत्र बाद मैं यही लेना चाहता था, पर आपने क्योंकि पहले उठा दिया तो मैं इसको पहले जिक्र कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, लोन से आपको जहाँ तक हो सके बचना है। अब आप कह रहे हैं कि एस्पिरेशन से, अब मुझे एक शख्स परसों मिले, उन्होंने हॉलिडे के लिए लोन ले लिया, और थोड़ा बहुत नहीं, उनका लोन 5 लाख रुपए का था। 5 लाख रुपए वो कहीं यूरोप में घूमने गए, 5 लाख अपनी जेब से डाले, 5 लाख उन्होंने लोन ले लिया, टोटल 10 लाख रुपए खर्च किए। अब यूरोप का उनका मेरे ख्याल 10 एक दिन का ट्रिप होगा,
अब ट्रिप तो धीरे धीरे भूलने लगा है, गए स्विट्ज़रलैंड गए, फ्रांस गए, बड़ी जगह लक्समबर्ग होके आए, सारा उन्होंने मुझे बताया। पर मैंने पूछा कब तक आप इसको रीपे करते रहेंगे, तो उन्होंने कहा 2 साल तक। अब आप ये देखिए कि 2 साल तक वो रीपे करते रहेंगे, ट्रिप भूल जाना है 1 महीने बाद, फ़ोटो आप याद रख लेंगे खोल के तो अलग बात है, पर ट्रिप भूल जाएगा। तो मुझे लगता है कि लोन जब आपको बहुत ज़रूरत हो तभी लीजिए। पर आपने जो एस्पिरेशंस की बात करी ना यही गलती हो रही है कि आप छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी लोन ले रहे। पर्सनल लोन, कहीं ज़रूरत है इस महीने कम पड़ गया, पर्सनल लोन उठा लो, वो 2-2 3-3% पर मंथ और मल्टीपल लोन्स। तो मुझे लगता है कि अमीर बनने का जो मंत्र है उसमें एक मंत्र ही है, थोड़ा बाद में आना था, आपने कहा तो मैंने पहले ले लिया, कि लोन्स को अवॉइड करिए जब तक बिल्कुल आपके सिर पर ऐसी सिचुएशन ना हो जाए कि अब भैया कहीं से नहीं उठाया पैसा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ कई तरीके की होती है, मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहूँगा। तो तब आप लोन लीजिए, वरना आप लोन को अवॉइड करिए। तो क्या शरद सर, आपके जैसे एक्सपर्ट क्या चाहते हैं कि हम बिल्कुल गरीबों की तरह रहें? देखिए मुझे लगता है कि अगर आने वाले घूमने का मन देखिए है, अगर आने वाला समय आपका खुशहाल होने वाला है, और वो आने वाला समय 40 साल दूर नहीं है, 30 साल दूर नहीं है, 5-10 साल की बात है, तो अपने सारे अरमान बाद में निकाल लीजिएगा ना। अगर आप उन अरमानों को निकालने के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो बाद में तो आप हर महीने यूरोप जा सकते हैं। अगर आप अमीर बन गए तो यहाँ तो हम ऐसे अमीरों की बात करते हैं जिनके यूरोप में घर हैं, अपने घर जाते हैं, यूरोप नहीं जाते हो, कहते हैं हम तो अपने घर जा रहे हैं वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी अमीरी आ जाए कि आप हर महीने और जब चाहे जा सकते हैं, तो उसके लिए अगर थोड़ा सा सैक्रिफाइस, और मैं तो सैक्रिफाइस की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोन्स को अवॉइड करिए, क्योंकि लोन आपकी नेटवर्थ को खा जाते हैं। इनफैक्ट जब हम नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं फाइनेंस में, तो उसमें हम सारे एसेट्स जोड़ते हैं और लोन को माइनस करते हैं, तो आपकी नेटवर्थ उससे, अगर आज आपके पास 5 करोड़ रुपए है और आपके ऊपर 2 करोड़ का लोन है, तो आपकी नेटवर्थ 3 करोड़ है, 5 करोड़ नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोन जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक नहीं लेना चाहिए। तो अगला मंत्र क्या है? अगला मंत्र है एक बड़ा इंटरेस्टिंग मंत्र है और नया मंत्र है। ये मंत्र मैंने यंगस्टर्स को लेके रखा है और बहुत अनकन्वेंशनल है कि अगर आपके पास पैसा है, थोड़ा इकट्ठा हुआ है, तो आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करिए। अब मैं नौकरी वाले मेरे से कहेंगे भैया स्टार्टअप हम कैसे शुरू करेंगे? नहीं, मैं स्टार्टअप शुरू करने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करिए। यानी कि शार्क टैंक आपने देखा होगा, और ऐसे इस टाइप के शोज़ आते हैं जहाँ पर इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं चेयर पे और वो प्रेजेंटेशन देते हैं, जिसको पिचिंग हम कहते हैं, वो पिच करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं प्रियंका। अब आप सोचेंगे कि भाई स्टार्टअप्स तो $100 मिलियन की फंडिंग आ गई, $50 मिलियन की फंडिंग आ गई, $10 मिलियन की फंडिंग आ गई, तो ऐसे कौन से स्टार्टअप्स है कि मेरा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए? आपको हैरानी होगी सुन के, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि छोटे छोटे अमाउंट्स भी ढूंढते हैं। एक होता है, और स्टार्टअप में टर्म होता है जिसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग में थोड़ा थोड़ा पैसा बहुत सारे लोगों से लिया जाता है और उस पैसे को इकट्ठे करके स्टार्टअप में लगाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि स्टार्टअप की चॉइस अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टअप्स में भी ये भी सच है प्रियंका कि 75 से 80% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, तो बल्कि कहीं कहीं आंकड़ा 90% तक जाता है। तो आपको वो 10-15% स्टार्टअप छांटने हैं, जो कि, क्योंकि अब आप पूछेंगे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है। आपने स्टार्टअप में मान लीजिए 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, वो स्टार्टअप कल को बड़ा होकर उसकी वैल्यूएशन पहुंच गई 100 करोड़ और आपने मान लीजिए 2% उसका लिया, तो आप सोचिए आपके पास आपके जो 25 लाख थे वो 2 करोड़ रुपए सीधा बन गए। मैंने बहुत सारे अमीरों को इस रूट से अमीर बनते देखा है। उन्होंने स्टार्टअप में पैसा लगाया, थोड़ा थोड़ा पैसा छांट के लगाते गए, बहुत अच्छे, जिनकी बहुत ही सॉलिड प्रोजेक्ट था। अब यहाँ पर आप जब करेंगे ना इसको, तो आपकी एक सिक्स सेंस आ जाती है, आपको पता लग जाता है कि ये जो फाउंडर्स हैं ये कल को पैसा लेकर डूब जाएंगे, डुबो देंगे, भाग जाएंगे, या ये वाकई में ये आइडिया कल को चलेगा। बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप्स में लगा के पैसा बनाया है और बहुत बड़ा पैसा बनाया है, और ज़रूरी बात, बहुत जल्दी पैसा बनाया है, जो आजकल के लिए सबसे काम की बात है। इसके लिए आपको 40 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हैरानी होगी सुन के, 2 से 3 साल में प्रियंका उनका पैसा 10-20 गुना हो गया। और एक स्टार्टअप में टर्म होती है जिसको हम कहते हैं एग्जिट, और वो उसमें से एग्जिट कर जाते हैं, यानी कि अपनी शेयर होल्डिंग को बेच देते हैं। जब वो देखते हैं मेरा 25 लाख आज तो 2 करोड़ हो गया, 5 करोड़ हो गया, वो उसमें से 5 करोड़ अपना लेके एक तरफ हो जाते हैं। तो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपके पास इतने सारे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स आते हैं, और मुझे यकीन है कि ज़्यादातर ने इस बात का जिक्र नहीं किया होगा, पहली बार सुन रही हूं, आपने नहीं जिक्र किया होगा। और मैं ऐसे बहुत सारे, और मैं खुद भी उनमें से एक हूँ जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स को मेंटर भी करता हूँ, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके अपनी नेटवर्थ को वाकई में बहुत इंप्रूव किया है। तो सारे मंत्र हो गए? नहीं, अभी कहाँ सारे हो गए। अब अगले मंत्र पे आते हैं। अगला मंत्र है ओवर स्पेंडिंग।
आपने शुरू में सेविंग्स वाला मंत्र लिया था, तो सेविंग्स वाले मंत्र में मैंने कहा था कि आप सेविंग्स करिए, ये उससे रिलेटेड है। अगर आप ओवर स्पेंड कर रहे हैं, मन तो बहुत करता है प्रियंका, गाड़ी फैंसी गाड़ी ले लें, घर भी फैंसी जगह में हो, खाना खाने भी जाएं तो जहाँ पर 300 रुपये का ब्रुschetta मिलता है उसकी जगह हम 900-1000 रुपये का खाएं, पिज़्ज़ा जहाँ 200 की बजाय 800 रुपये का मिलता है, मन करता है अच्छी जगह जाके खाएं। पर मुझे लगता है थोड़ा सा अंकुश अगर लगाया जाए अपने ऊपर, और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये सन्यासी ले लीजिए या महात्मा बन जाएं कि आप अपने ऊपर कंट्रोल करिए, तप करिए कि नहीं मैंने तो नहीं खर्च करना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आप सिर्फ अपने कुछ साल बाद के ऐश के लिए ओवर स्पेंडिंग को रोकिए। ओवर स्पेंडिंग और इम्पल्सिव देखा है, आप मॉल में चले जाएं और एक आजकल तो क्या है, वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उसमें आप जाएं और रैक्स के आसपास घूमें, मैंने देखा है लोगों को कुछ नहीं लेना होता पर कोई चीज़ अपने आप को बुलाती है, आओ मुझे खरीदो, आओ मुझे खरीदो, ऐसा लगता है उसमें से आवाज़ आ रही है और आप उसको उठा के बास्केट में डाल लेते हैं और घर में आके वो 6 महीने पड़ी रहती है, आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, एक्सपायर होकर उसको फेंक देते हैं। तो मुझे लगता है इम्पल्सिव बाइंग से बचना चाहिए। ज़ेन मोड में जाना होगा जब आप मॉल में घूमें तो। बिल्कुल मॉल में घूमें या वैसे भी आप स्पेंड कर रहे हैं तो ओवर स्पेंडिंग, ऑनलाइन आजकल शॉपिंग इतनी आसान है, बटन दबाया ले लिया और खामखा चीज़ें मॉल से ज़्यादा कल्प्रिट है ये शॉपिंग ऐप्स जो हमारे फोन पर इसको हम इम्पल्सिव बाइंग कहते हैं कि आपने कुछ देखा, वो देखने में वीडियो अच्छा लग रहा है, अरे ये तो मेरे बहुत काम आएगी, और पता, और मजे की बात ये होती है कि आप उसको इस्तेमाल ही नहीं करते महीनों तक, वो सामान इतना पैसा। तो ओवर स्पेंडिंग से हर हालत में बचना है। अब मैं आता हूं अगले मंत्र पे, लोन पर, जिसका मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं। उसके बाद प्रियंका मैं आऊंगा कि आपको जो कंसिस्टेंसी रखनी है अपने गोल में। मैंने देखा है कि खासकर यंगर लॉट वो क्या करते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए अमीरी के मंत्र पर चलते हैं, फिर कुछ टाइम बाद छोड़ देते हैं, छोड़ो नहीं होगा, नहीं हमसे ना हो पाएगा, वो गड़बड़ कर जाता है। तो आपने आधा रास्ता कवर कर लिया और बाकी का सिर्फ आधा बचा था, आपने उस आधे रास्ते को बीच में छोड़ दिया, और ये बहुत बड़ी गलती होती है। और मुझे लगता है इस गलती से हर हालत में बचना चाहिए, क्योंकि आपकी सारी पिछली करी कराई मेहनत बेकार हो जाती है। लोग अच्छे खासे पैसे जोड़ लेते हैं और जोड़े हुए पैसे एकदम उठा के खर्च कर देते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी का मंत्र ज़रूर रखना है। और एक और मंत्र है बड़ा इंटरेस्टिंग प्रियंका, जिसको मैं कहता हूँ कंपैरिजन। ज़्यादातर लोग कंपैरिजन में मारे जाते हैं। अपने जो पीयर प्रेशर होता है कि हमारे पास 2 करोड़ है, मेरे दोस्त के पास तो 4 करोड़ है, बताते हैं दोस्त आपस में शेयर करते हैं, मेरे पास 1 मकान है, उसके पास 3 मकान है, मेरे पास 4 मकान है, उसने तो 8 बना लिए। तो उसको एक हम इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसको हिंदी में हीन भावना शायद बोलते हैं। तो उनके अंदर वो हीन भावना, अब ये वो जो जेलसी वाली है वो अलग थी, ये थोड़ी अलग है, ये इसके पीछे साइकोलॉजी है। उसके पीछे वो क्या करते हैं कि जो उनके पास है उसको भी वो गवा देते हैं कि मैं तो उसके लेवल तक पहुंच नहीं पाया, हमने तो इकट्ठे करियर की शुरुआत की थी, ये मेरे से आगे निकल गया या निकल गई, मैं पीछे रह गया। तो वो जो हीन भावना है वो आपको अपनी सेविंग्स को ज़ाया जाने के लिए एक तरह से मोटिवेट कर देती है और आप उसको सब खत्म कर देते हैं। छोड़ो यार, मैं तो वहाँ कभी पहुँच ही नहीं सकता, मैंने अब 2 मकान बनाए तो उसने 4 बना लिए, जब मैंने तीसरा लिया तो इसके तो 8 हो गए। तो मुझे लगता है दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हर आदमी की और हर व्यक्ति की एक इंडिविजुअल सोच है, इंडिविजुअल जर्नी है, एंड आई थिंक यू शुड बी प्राउड ऑफ योर जर्नी। आपको अपनी जर्नी पे फख्र होना चाहिए कि आपने जितना कमाया है, जितना अचीव किया है, आपको उसके ऊपर फख्र होना चाहिए। और वो कब फख्र नहीं होगा, जब आप किसी दूसरे से कंपेयर करने लगेंगे। ठीक है, तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। आपके मंत्र हो गए, एक मंत्र मेरे दिमाग में चल रहा है और वो मंत्र जो है वो है रॉबर्ट कियोसाकी का, जिनका कहना है फोमो नहीं सर, फियर ऑफ मिसिंग आउट तो बहुत दूर हो गया, जो कि होता है लोगों को, जिस पर आपने कहा ये आपको नहीं करना है। FOMM, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, ये भी लोगों को उनके पैरों को बांध लेता है, नहीं कि ये गलती ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए तो मैं ये डिसीजन ही नहीं लूंगा। FOMM, आपको लग रहा है ये एक गलती है जो करते हैं युवा? देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है प्रियंका, टू एयर इज ह्यूमन। गलती करना मुझे लगता है इंसान की फितरत है। देयर इज नोबडी ऑन दिस अर्थ जो गलती नहीं करी। मुझे आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा मैंने ज़िंदगी में आज तक कोई गलती नहीं करी, किसी भी क्षेत्र में गलती। तो मिस्टेक्स तो आप करेंगे, पर मिस्टेक्स से सीख के चलना चाहिए। तो फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक की वजह से आप आगे ही ना बढ़ें, तो ये तो रॉबर्ट कियोसाकी के साथ हैं, FOMM। बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि अगर आप इस डर से जीते रहेंगे कि मैं तो गलती कर जाऊंगा, अब कहीं मैंने गलत, जैसे अब मैं इसको रियल एग्जाम्पल में कन्वर्ट, जैसे मैंने प्रॉपर्टी की बात करी, ओहो प्रॉपर्टी ले ली यार, पहले भी वो दोस्त ने गलती कर दी थी, उसके फंस गए, उसने वो शेयर ले लिया, आज तक बेच नहीं पाया है, आधी कीमत पर आ गया है। तो वो क्या होता है, आप दूसरों के एग्जाम्पल से लेके आपको लगता है आप गलती, तो उस गलती ना करने की वजह से आप वो काम ही नहीं करते हैं। तो
ये तो ऐसे तो आप करें तो ऐसे तो कोई भी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, गलती तो कहीं भी हो जाती है, गलती तो प्रियंका कई बार शादी में भी हो जाती है। किसी भी चीज़ में गलती हो सकती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दुनिया ने शादी करनी बंद कर दी। आपके वो मंत्र जो आपने शुरुआत में दिए कि आपको थोड़ा सा मतलब थॉटफुली करना है, उसके बारे में पढ़ना है, आपको अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़े तो उसके बारे में सीखिए और कैसे बढ़िए। फाइनली हम क्लोज करते हैं, उसके पहले फाइनल मंत्र शरद कोहली का। फाइनल मंत्र ये है कि आप अगर अपनी अमीरी की जर्नी में हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी उसमें सहन शक्ति भी होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे ही इस जर्नी में मकाम आएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि मैं हार गया या हार गई, मुझसे ना हो पाएगा, जो मैंने शुरू में भी जिक्र किया। मुझे लगता है कि इस फीलिंग को ओवरकम करने की ताकत होनी चाहिए, और अमीरी गारंटीड है। अगर आप ये 12 मंत्र करते हैं तो मैं आज आपके सारे व्यूअर्स और फॉलोअर्स को एक किस्म से एक चैलेंज देता हूँ, और आपकी इजाज़त से देता हूँ क्योंकि मुझे इंडिविजुअली कोई राइट नहीं है। आप ये 12 मंत्र 10 साल तक फॉलो करिए। आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 35 साल के हैं, मान लीजिए आप 35 साल के हैं, चलिए, और आप कल को 45 के जब होंगे, अगर मैं जिंदा रहा, तो आप मुझसे आके बताइएगा कि आप मुझसे आके बताइएगा कि आपकी नेटवर्थ में क्या फ़र्क पड़ा। और जो आपने शुरू में आंकड़ा लिया था वहीं से मैं इसको रैप करूंगा अपनी तरफ से कि 1% लोगों को अगर 40% वेल्थ है, 10% लोगों के पास अगर 57.5% वेल्थ है, तो उन्होंने कुछ मंत्र ये फॉलो किए होंगे। कुछ लोगों को तो वो विरासत में मिल गई होगी, उनकी हम बात नहीं करते, उनकी छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आपके नाम वसीयत लिखी गई तो सडनली अब ऐसे लोग होते हैं, मानी साहब के घर छोटा बच्चा पैदा हो जाए तो पैदा होता ही वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर उसके नाम आ जाते हैं अब बाय डिफ़ॉल्ट, उनकी हम बात नहीं करते। पर जिन लोगों ने कमाया है उन्होंने इन 12 मंत्रों में से कम 8, 9, 10 मंत्रों को ज़रूर फॉलो किया है, तो वो आप करिए। और मुझे पक्का यकीन है, और जाते जाते मैं विश भी करता हूँ सारे दर्शकों को, मैं तो ये विश करूँगा कि आप सभी साहब अंबानी साहब की नेटवर्थ को भी बीट करें इन मंत्रों के द्वारा। और शरद कोहली इसके लिए कह रहे हैं केवल आपको देने हैं 10 साल 12 मंत्र, 12 के 12 नहीं तो 10 मंत्र ही फॉलो करके मन बनाइए। सबसे पहले तो मन बनाना होगा कि इन्हें फॉलो करना है। थैंक यू सो मच शरद सर फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। और आपने कहा कि मैं तब तक जिंदा, आप बहुत जिंदा रहेंगे सर, लंबी उम्र आपके लिए हम विश कर रहे हैं मनी 9 की तरफ से। इसी तरह की बातचीत मैं लाती रहूंगी अपने इस खास पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। देखते रहिए मनी 9।